नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिसमें शायद हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना। ये दिमाग की वो आदत है जब हम किसी छोटी सी बात को लेकर या किसी फैसले को लेकर इतना सोचते हैं, इतने अगर मगर में खो जाते हैं। हाँ, कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और इस उलझन को सुलझाने के लिए आज की हमारी जो बातचीत है वो निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग के एक बहुत अच्छे सारांश पर आधारित है। तो आज का मकसद साफ है, ये समझना कि ये ओवर थिंकिंग आखिर है क्या, ये नुकसान कैसे पहुंचाती है और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलें। हाँ, इसके प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं, जेम्स की कहानी से। अच्छा। जेम्स एक आम समझदार इंसान है, पर एक दिन उसे अपने कंधे पर एक छोटी सी गांठ महसूस होती है और बस यहीं से उसके दिमाग का चक्कर घूमना शुरू हो जाता है। और वो वही करता है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, गूगल। बिल्कुल, गूगल पर अपनी बीमारी की खोज शुरू कर देता है और देखते ही देखते एक छोटी सी चिंता, एक शक, वो कब एक बड़े तूफान में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। पुराने डर, बीती बातें, आत्मसंदेह, सब कुछ उस एक गांठ से जुड़ जाता है। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग बना सकता है। तो चलिए आज इसी आग को बुझाने का तरीका सीखते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, तो इसका मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचना, विश्लेषण करना, ये तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सही। पर ओवरथिंकिंग तब होती है जब विचार अनियंत्रित हो जाते हैं और एक ही लूप में घूमने लगते हैं। मतलब आप हल नहीं ढूंढ रहे होते। नहीं, आप बस समस्या को बार बार जी रहे होते हैं। हर बुरे नतीजे की कल्पना करना, पुरानी गलतियों को दोहराना, बस एक ही जगह अटक जाना। तो ये एक तरह का भ्रम है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, पर असल में हम एक मानसिक दलदल में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये नियंत्रण का भ्रम पैदा करता है। दिमाग को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं स्थिति को संभाल रही हूँ, जबकि असलियत ये है कि यही सोच आपको कोई भी कदम उठाने से रोक रही है। ये तो आपको पंगु बना देती है। हाँ, इसके कुछ साफ लक्षण भी हैं, जैसे अपने ही विचारों का पल पल विश्लेषण करते रहना, फैसला न ले पाना। और अगर ले भी लिया तो उस पर लगातार शक करना। सही। और शायद सबसे बड़ा लक्षण है उन चीजों पर अटक जाना जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। अतीत में ऐसा क्यों हुआ, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। दिमाग बस वहीं घूमता रहता है। बिल्कुल। ये उस बेहतरीन औजार को, यानी हमारे दिमाग को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करने जैसा है। और ये चोट सिर्फ मानसिक नहीं होती। नहीं। हाँ, यहीं पर बात और गंभीर हो जाती है। मुझे ये पढ़कर काफी हैरानी हुई कि ओवर थिंकिंग का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ये सिर्फ मन की बात नहीं है। तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव, पाचन से जुड़ी समस्याएं, यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ सकता है। ये होता कैसे है? इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, हमारे शरीर में एक फाइट या फ्लाइट सिस्टम होता है जिसे HPA एक्सेस कहते हैं। HPA एक्सेस। हाँ, यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथियां। जब हमें कोई असली खतरा महसूस होता है, जैसे कोई जंगली जानवर सामने आ गया, अच्छा। तो ये सिस्टम चालू हो जाता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है ताकि हम उस खतरे से लड़ सकें या भाग सकें। लेकिन ओवरथिंकिंग में तो कोई असली खतरा होता ही नहीं है, वो तो सब दिमाग में होता है। और यही तो मुश्किल है। हमारा दिमाग असली और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। ओहो। उसके लिए एक चिंता भरा विचार भी उतना ही असली है जितना सामने खड़ा एक शेर। तो जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम अपने शरीर के फायर अलार्म को लगातार चालू रखते हैं, भले ही कहीं आग लगी ही ना हो। मतलब शरीर हर वक्त एक इमरजेंसी की हालत में रहता है। बिल्कुल। और लंबे समय तक ऐसा होने से ये पूरा सिस्टम खराब होने लगता है। दिल की बीमारी, हार्मोनल असंतुलन, नींद न आना, ये सब इसी के नतीजे हैं। ये तो एक दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, आप ज्यादा सोचते हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो आपको और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, और आप इस जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। तो जब कोई इस दुष्चक्र में फंसा हो तो पहला कदम क्या है? कोई ऐसा तरीका है जिससे उस पल में, मतलब तुरंत, कुछ राहत मिल सके? किताब में एक 5-4-3-2-1 मेथड का जिक्र है। सुनने में ये किसी जासूसी कोड जैसा लगता है। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब है, काम करने में उतना ही शक्तिशाली है।
इसे पैनिक अटैक के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये है क्या असल में? जब भी आप खुद को विचारों के बवंडर में फंसा हुआ पाएं, तो बस रुकें और अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करें। 5, अपने आसपास कोई भी 5 चीजें देखें। कुछ भी, जैसे दीवार पे लगी घड़ी या मेज पे रखा कप। हाँ, कुछ भी। 4 अलग अलग आवाजें सुने, पंखे की आवाज, बाहर ट्रैफिक का शोर। 3 चीजों को स्पर्श करके महसूस करें, जैसे अपने कपड़ों का टेक्सचर, कुर्सी की सतह। बिल्कुल। 2 अलग अलग गंधों को पहचानने की कोशिश करें, और किसी एक स्वाद को पहचानें। ये तो एक तरह से ध्यान भटकाना हुआ, लेकिन बड़े व्यवस्थित तरीके से। पर ये इतना असरदार क्यों है? ये इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे दिमाग के एक बहुत ही बेसिक नियम का फायदा उठाता है। वो क्या? हमारा दिमाग एक बार में 2 जगहों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा सकता। आप एक ही समय में अपने विचारों के तूफान में और अपने आसपास की दुनिया की बारीकियों में नहीं खो सकते। अच्छा। तो जब आप अपनी इंद्रियों पर ध्यान लगाते हैं, आप अपने दिमाग को उस लूप से बाहर खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल रीबूट बटन है। ये तो कमाल का है। अब एक और तकनीक है जो मुझे थोड़ी उल्टी लगी, वरी सस्पेंशन। हाँ, चिंता को टालना। इसका मतलब है कि आप अपनी चिंता के लिए एक समय तय कर लें। ये तो चिंता को और बढ़ावा देने जैसा नहीं हुआ? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत चतुर तरीका है। क्या है ना, ज्यादातर समय हमारी चिंताएं बस चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए। जब आप किसी चिंताजनक विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो और ताकतवर होकर वापस आता है। लेकिन जब आप उस विचार से कहते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें सुन लिया, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, पर आज शाम 4:30 बजे। तो आप इसे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं? हाँ, और ऐसा करके आप 2 काम करते हैं। पहला, आप उस चिंता को वैधता देते हैं, जिससे वो थोड़ी शांत हो जाती है, और दूसरा, आप उसे अपने पूरे दिन पर कब्जा करने से रोक लेते हैं। आपने उसे दिन में बस 15 मिनट का एक स्लॉट दे दिया। बिल्कुल। और अक्सर होता ये है कि जब 4:30 बजते हैं, या तो आप भूल चुके होते हैं कि चिंता क्या थी, या फिर उसकी शिद्दत बहुत कम हो चुकी होती है। यानी हम चिंता को खत्म नहीं कर रहे, बस उसकी लगाम अपने हाथ में ले रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। किताब में एक और तकनीक का जिक्र है जो थोड़ी और गहरी लगती है, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। ये कैसे काम करता है? ये उन गहरी जड़ों वाले नकारात्मक विश्वासों पर काम करता है जो हमारी ओवर थिंकिंग को हवा देते हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, उस विश्वास को पहचाने जो चिंता पैदा कर रहा है। जैसे, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सब गड़बड़ कर दूंगा। बिल्कुल। दूसरा, इसका ठीक उल्टा एक सकारात्मक विश्वास बनाएं। जैसे, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं और मैं इसे आत्मविश्वास से दूंगी। ठीक है। और तीसरा और सबसे जरूरी चरण, कम से कम 60 सेकंड के लिए ऐसे जिएं और महसूस करें जैसे ये नया विश्वास ही 100% सच है। उस आत्मविश्वास को अपने शरीर में महसूस करें। लेकिन दिमाग तो जानता है कि ये सच नहीं है। वो इस पर यकीन कैसे करेगा? यहीं पर इसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। आपको अपने इस नए सकारात्मक विश्वास का समर्थन करने के लिए अतीत से सबूत खोजने होंगे। सबूत? हाँ, सोचिए, ऐसा कब कब हुआ है जब आपने अच्छी तैयारी की थी और सफल हुए थे? जब आप सबूत ढूंढना शुरू करते हैं, तो आप अपने मूल नकारात्मक विश्वास की नींव पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि एक दूसरा नजरिया भी संभव है, और उसके भी सबूत मौजूद हैं। धीरे धीरे ये नकारात्मक विश्वास की जड़ों को कमजोर कर देता है। ये तो हुए वो तरीके जो हमें उस पल में मदद करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की तनावपूर्ण स्थितियों से लंबे समय तक निपटने के लिए भी किताब में एक पूरा ढांचा दिया गया है, 4A तकनीक। हाँ, अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और एडैप्ट। ये तनाव प्रबंधन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित नक्शा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है अवॉइड, यानी बचें। ये सुनने में तो समस्याओं से भागने जैसा लगता है। नहीं, ये भागना नहीं, बल्कि समझदारी से अपने युद्ध चुनना है। मतलब उन गैर जरूरी तनावों से बचना जिनसे बचा जा सकता है। जैसे अगर आपको भीड़ भाड़ से तनाव होता है, तो वीकेंड पर मॉल जाने के बजाय हफ्ते के किसी और दिन जाएं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है न कहना सीखना। अच्छा, ठीक है, ये समझ आया। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जिससे बचा नहीं जा सकता, तब आता है दूसरा ए, ऑल्टर, यानी बदलें। इसका मतलब है स्थिति को बदलने के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना। और इसका सबसे बड़ा औजार है संवाद, बात करना। हाँ, अपनी जरूरतों और भावनाओं को साफ साफ बताना,
मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा मजाक में कुछ ऐसा कह देता है जो आपको चुभता है। आप चुपचाप गुस्सा होने के बजाय उनसे शांति से कह सकते हैं, दोस्त जब तुम ऐसा कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये अपनी भड़ास निकालना नहीं बल्कि समाधान के लिए बात करना है। अब तीसरा ये आता है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करें। ये सबसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल, पर स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, तो फिर क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उन चीजों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, जैसे ट्रैफिक जाम या किसी दूसरे का व्यवहार। आप उन्हें बदल नहीं सकते। यहाँ स्वीकृति का मतलब है माफ करना सीखना, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि आप उस गुस्से के बोझ से आजाद हो सकें। और आखिरी है अडेप्ट, यानी अनुकूल बने। मतलब अगर आप स्थिति को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलें। हाँ, ये अपने नजरिए को बदलना है, अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी बनाना, खासकर अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं। इसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका है आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। हाँ, जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो नहीं है, तो तनाव का स्तर अपने आप कम हो जाता है। कभी कभी ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि तनाव का असली कारण क्या है। हमें लगता है कि हम काम की वजह से परेशान हैं, पर शायद असली वजह कुछ और ही हो। हाँ, इसकी भी किताब में स्ट्रेस डायरी का जिक्र है। ये एक जासूस की डायरी जैसा लगा मुझे। और ये बिल्कुल वैसा ही है। ये आपको अपने ही मन का जासूस बना देता है। तरीका बहुत सरल है। जब भी आप तनाव महसूस करें, एक डायरी में लिखें तारीख और समय क्या था, तनाव का स्तर कितना था 1 से 10 पर, हाँ, और आपको कैसा महसूस हो रहा था और आपके हिसाब से उसका कारण क्या था। और फिर कुछ हफ्तों बाद इस डायरी का विश्लेषण करना है। बिल्कुल, जब आप ऐसा करते हैं तो पैटर्न उभर कर सामने आते हैं। आप शायद देखें कि हर बार एक खास व्यक्ति से बात करने के बाद आपका तनाव बढ़ जाता है। अच्छा, तो आप असली ट्रिगर्स को पहचान पाते हैं। हाँ, और एक बार जब आप दुश्मन को जान जाते हैं तो आप उससे लड़ने के लिए 4A तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तनाव की वजह कोई इंसान है, तो क्या आप उससे बच सकते हैं, अवॉइड, या उससे बात करके स्थिति को बदल सकते हैं, ऑल्टर? ये तो सब कुछ जोड़ देता है। किताब में जर्नलिंग के और भी तरीके बताए गए हैं, जैसे अगर तनाव किसी खास वजह से नहीं, बस एक आम उदासी या खराब मूड है, तो क्या करें? उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत कारगर है। रोज बस 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह की गर्म चाय, हाँ, या किसी पुराने दोस्त का फोन, या खिड़की से आती धूप। ये अभ्यास आपके दिमाग को क्या कमी है से हटाकर क्या अच्छा है पर केंद्रित करता है। एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार था पास्ट को डिजाइन करना। इसका मतलब है अतीत की दर्दनाक यादों को एक नई कहानी के रूप में फिर से लिखना। क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? नहीं, ये धोखा देना नहीं है, ये मतलब बदलना है। आप घटना को नहीं बदल रहे, आप उस घटना के आपकी जिंदगी पर पड़े असर और उसके मतलब को बदल रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने वो गलती करके बेवकूफ़ी की के बजाय आप लिख सकते हैं, उस अनुभव ने मुझे एक ज़रूरी सबक सिखाया जिसने मुझे आज एक बेहतर इंसान बनाया है। आप अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं, पीड़ित नहीं। वाह! तो कुल मिलाकर हमने ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने के लिए कई स्तरों पर काम करने वाले तरीके देखे। 5-4-3-2-1 मेथड से तुरंत वर्तमान में लौटना, चिंता को एक समय देकर उसे काबू करना, 4A तकनीक से तनाव का सामना करना, और स्ट्रेस डायरी से अपने पैटर्न को समझना। और इन सब में सबसे बड़ी सीख ये है कि हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं, उनका विश्लेषण कैसे करते हैं और उनसे सीखकर आगे कैसे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है, और धीरे धीरे हम अपने मन को अपने खिलाफ काम करने के बजाय अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अभी अभी बात हुई अतीत को एक नई कहानी के रूप में लिखने की। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा अतीत पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो अगर हमारा अतीत एक कहानी है जिसे हम फिर से सुना सकते हैं, घटनाओं को नहीं बल्कि उनके मतलब को बदलकर। आज की चर्चा से मिली सीख को लेकर अपने अतीत की किसी कहानी को एक नई, ज्यादा ताकतवर नजर से देखा जा सकता है।